आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमारे 2 वीडियो राजनीति विज्ञान के अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी आज हमारे इस चैनल को नया है तो पीछे वाले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखेंगे आगे की बातें आपको समझ में नहीं आएगी। एक बात तो ये होगी। अब बात करें कि पीछे हमने कहां तक पढ़ लिया है, तो पीछे की बात करूं मैं तो पीछे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर उसके बारे में जानकारी पढ़ ली। उसके बाद में अंग्रेजों का आगमन बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, ये कौन सा अंग्रेज अधिकारी कब आता है, किस प्रकार उन्नति लेता है। और अंतिम बात मैंने आपको ये बताई थी कि 1717 में एक ब्रिटिश मनरल सर जॉन सुमन के नेतृत्व में भारत आया। भारत आने के बाद उसके साथ एक डॉक्टर भी आया था, उसका नाम आता है हैमिल्टन। हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फ्रॉक्चर का चिकित्सा किया, रोग ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फ्रॉक्चर ने क्या कर दिया, अंग्रेजों को चुंगी रहित व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। अब अंग्रेजों को चुंगी रहित व्यापार की अनुमति मिल गई तो आगे उनको क्या होता है, उन्हें खुले व्यापार की, अब उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अब वो खुले में व्यापार कर सकते हैं। तो आगे देखो क्या होता है, अंग्रेजों ने क्या किया, 1717 से लेकर 1726 तक क्या किया, खूब व्यापार किया। क्या, खूब व्यापार किया। और 1726 में जाकर क्या कर दी, 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापना कर दी। क्या कर दी, 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापना कर दी। कब, 1726 में। कब कर दी, 1726 में। बात करें 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापना कब हुई तो बताना है आपको, 1726। बात करें इन तीनों प्रेसिडेंसियों के नाम तो बंबई, वर्तमान जो मुंबई है वही बंबई था प्राचीन, मद्रास वर्तमान का चेन्नई, और बंगाल। इन तीनों प्रेसिडेंसियों की स्थापना कर दी गई, जिसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा 1726 में क्या कर दिया गया। दोबारा देखो, जब 1717 में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति मिली, 1726 तक खूब व्यापार किया, धन कमाया। धन कमाने के बाद उन्होंने क्या किया, 1726 में तीनों प्रेसिडेंसियों की स्थापना कर दी। अब 1726 से लेकर 1757 तक, 1726 से लेकर 1757 तक उन्होंने और अधिक व्यापार किया और भारत में क्या किया, खूब धन कमाया। अब 1757 तक आते आते अंग्रेजों का क्या हुआ, व्यापार से मन उब गया। इससे मन उब गया, व्यापार से मन उब गया और ये सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे, ये जो भारतीयों की भूमि है, भारतीयों की सत्ता है, इसको क्या करेंगे, हड़पेंगे, यानी इसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा प्रयास किया जाता है किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। कब, 1757 में। अब बात करें कि 1757 में क्या होता है, सत्ता हड़पने का पहला प्रयास किया जाता है अंग्रेजों द्वारा। तो एक युद्ध का नाम सुना होगा आपने, प्लासी का युद्ध। तो सत्ता हड़पने का प्रयास किया जाता है 1757 में किसके द्वारा, प्लासी के युद्ध द्वारा। कौन से युद्ध द्वारा, प्लासी के युद्ध द्वारा क्या किया जाता है, सत्ता हड़पने का प्रयास किया जाता है पहली बार। कब, 1757 में। एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। अब आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो दिनांक याद रखनी है, 23 जून 1757। कौन सी युद्ध की बात कर रहा हूं, प्लासी के युद्ध की बात कर रहा हूं। पूछा जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ तो 23 जून 1757। बात करें किन किन के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लाल कलाई। किसने किया था, लाल कलाई। और बंगाल का राजा हुआ करता था, बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, और उस नवाब का नाम आता है सिराजुद्दौला। क्या नाम आता है, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। यानी 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। देखो, जो मुस्लिम हिंदू राजा हुआ करता था उसको नवाब बोला करते थे, जो हिंदू राजा हुआ करता था उसको क्या कहते थे, राजा कहा करते थे। ठीक है, तो देखो अब बात करें कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, इस युद्ध का कारण क्या था। देखो, इस युद्ध का मुख्य कारण तो ये था, मुख्य कारण की बात करें तो मुख्य कारण था साम्राज्य विस्तार की नीति। कौन सी नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति। ठीक है, साम्राज्य विस्तार की नीति का क्या था, इसका मुख्य कारण था इस युद्ध का। लेकिन बात करें तात्कालिक कारण की, बात करें कि ऐसा क्या हुआ कि 23 जून 1757 को युद्ध हुआ।
बात करें कि ऐसा क्या हुआ कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ, वो क्या कारण हुए, तो वो आते हैं विद्यार्थियों तात्कालिक कारण। इसमें आते हैं तात्कालिक कारण। तो यहां लिख देता हूं तात्कालिक कारण, इस युद्ध के तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। देखो क्या होता है, एक दुर्ग आता है कोलकाता के अंदर और उस दुर्ग का नाम आता है फोर्ट विलियम फोर्ट। कौन सा दुर्ग आता है? दुर्ग का नाम आता है फोर्ट विलियम फोर्ट। ये कहां पर है? कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में है। कौन सा दुर्ग है? फोर्ट विलियम फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला या दुर्ग, ठीक है। फोर्ट यानी किला। प्राचीन समय में राजाओं ने अपनी सुरक्षा में अपने निवास के लिए क्या बनाए? कुछ महल बनाए। जिन महलों को क्या कहा जाता है? फोर्ट या किला कहा जाता है। तो क्या किया बंगाल के नवाब ये जो अंग्रेज अधिकारी था लाल किला, इसने क्या कर दिया? इस फोर्ट विलियम फोर्ट क्या कर दी? घेराबंदी कर दी। क्या कर दी? घेराबंदी कर दी। ये यूं कह सकते हो सेना तैनात करवा दी। क्या करवा दी? सेना तैनात करवा दी। कौन करवा रहा है? लाल किला करवा रहा है। उनसे दूर पर फोर्ट विलियम फोर्ट पर। जबकि बात करें जो फोर्ट विलियम फोर्ट था, ये किसके अंडर में था? ये सिराजुद्दौला के अंडर में था। किसके अंडर में था? सिराजुद्दौला के अंडर में हुआ करता था। जब इस बात का पता बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को चलता है कि लाल किला ने हमारे दुर्ग फोर्ट विलियम फोर्ट पर क्या कर दिया? घेराबंदी कर दी है, सेना तैनात कर दी है, तो ये सिराजुद्दौला कहता है किसके पास? लाल किला के पास जाता है। क्या कहता है? कहा जाता है लाल किला के पास जाता है और कहता है कि आपने हमारे दुर्ग पर घेराबंदी क्यों की है? जब आप भारत में आए थे तो आप तो कह रहे थे कि भूभाग नहीं व्यापार। मैंने आपको कंपनी का नारा बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। जब कंपनी की स्थापना की गई थी तो कंपनी ने यह कहा था कि हम जिस देश में व्यापार करने के लिए जाएंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? व्यापार ही करेंगे, वहां के भूभाग को नहीं अड़पेंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो? हमारे दुर्ग पर कब्जा करके क्या कर रहे हो? अपने वादे से मुकर रहे हो। तो प्रत्युत्तर में लाल किला ये कहता है कि हमने आपके इस दुर्ग पर घेराबंदी को ही इसे कब्जा करने के लिए नहीं किया है, इसे कब्जा करने के लिए नहीं किया है, बल्कि आपका एक क्षेत्र आता है पुदुचेरी। वर्तमान का पुदुचेरी और प्राचीन था पांडुचेरी। वर्तमान का पुदुचेरी और प्राचीन समय में इसका नाम हुआ करता था पांडुचेरी। 2006 में बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया? पुदुचेरी कर दिया गया। ये जो पांडुचेरी था इस पर किसका अधिकार हुआ करता था? फ्रांस के लोगों का अधिकार हुआ। किसके लोगों का? फ्रांस के लोगों का अधिकार हुआ करता था। यानी कहने का मतलब है ये जो पांडुचेरी था ये किसके अंडर में था? फ्रांस के अंडर में हुआ करता था। यहाँ पर कौन व्यापार किया करता था? तो फ्रांसिस लोग व्यापार किया करते हैं। इधर भारत में व्यापार कौन कर रहे हैं? अंग्रेज भी कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? फ्रांस के लोग भी कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाल में किसका? इससे पहले पुर्तगालियों का राज था, शुरू गुजरात में था, वहां से उनको भगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन ये पांडुचेरी था, यहाँ पर फ्रांस के लोगों का अधिकार था। तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्रत्युत्तर में ये कहा कि हमने आपके इस दुर्ग को कोई कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि आपका जो पांडुचेरी है वहां पर फ्रांस के लोगों का अधिकार है और फ्रांसीसियों और हमारी आपस में नहीं दिलचस्पी है। इनकी फ्रांस के लोगों और अंग्रेजों की हमारी आपस में नहीं दिलचस्पी है और हमें भय है। हमें क्या है? हमें भय है कि ये फ्रांस के लोग कभी न कभी हम पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। जब ये फ्रांस के लोग हम पर आक्रमण करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस फोर्ट विलियम फोर्ट में क्या कर लेंगे? अपनी जान बचा लेंगे। यानी हम कहां छिप सकते हैं? इस फोर्ट विलियम में छिप सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। ऐसा प्रत्युत्तर देता है कौन है? लॉर्ड क्लाइव। किसको देता है? सिराजुद्दौला को ऐसा प्रत्युत्तर देता है। लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने बार-बार लॉर्ड क्लाइव से ये कहा कि आप हमारे दुर्ग से क्या कर लीजिए? घेराबंदी हटा लीजिए, सेना हटा लीजिए। लेकिन लॉर्ड क्लाइव उसकी एक भी बात नहीं मानता है, घेराबंदी नहीं हटाता है। तो अंत में फिर क्या होता है कि सिराजुद्दौला क्या करता है? अंत में परेशान होकर अंग्रेजों के 146 अंग्रेज अधिकारियों, अंग्रेजों को 146 अंग्रेज अधिकारियों को क्या करता है? गिरफ्तार। क्या करता है? कितने अधिकारियों को? 146 अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार करता है। कौन है? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। कितने अधिकारी? 146 अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार करता है और क्या कर देता है? एक कमरे में बंद कर देता है। एक कमरे में क्या कर देता है? बंद कर देता है। जब दूसरे दिन कमरा खोला गया तो
तो मात्र कितने लोग जिंदा बचे? 23 लोग जिंदा बचे। कितने लोग जिंदा बचे? 23 लोग जिंदा बचे। इन 23 लोगों में एक पत्रकार भी था, वो भी जिंदा बच निकला और उस पत्र का नाम आता है होलवेल। क्या नाम आता है? होलवेल नाम आता है उस पत्र का। दोबारा देखिए, मैंने आपको बताया कि अंत में सिराजुद्दौला ने परेशान होकर कितने अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार किया? 146 अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार किया, एक कमरे में बंद कर देता है। जब दूसरे दिन कमरा खोला गया तो कितने लोग जिंदा बचे? 23 लोग जिंदा बचे। ये जो 23 लोग जिंदा बचे, इस घटना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। कौन सी घटना? ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक होल की घटना का संबंध किससे है? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से है। किससे है? प्लासी के युद्ध से है, लॉर्ड क्लाइव से है। क्यों हुआ था? तो ये कहानी मैंने आपको बताई कि किस प्रकार ब्लैक होल की घटना हुई थी। अब बात करें तो ये पत्रकार भी जिंदा बच निकला और पत्रकार का आपको पता है कि काम क्या होता है? इधर की उधर, उधर की इधर करना होता है। ये पत्रकार जाता है भागा भागा किसके पास? लॉर्ड क्लाइव के पास जाता है और ये कहता है कि साहब ऐसा ऐसा कर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया? हमारे 146 अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार किया और एक कमरे में बंद कर दिया और जब दूसरे दिन कमरा खोला गया तो हम तो मात्र कितने लोग जिंदा बचे हैं? मात्र 23 लोग जिंदा बचे हैं। इस प्रकार की जानकारी देता है कौन है? पत्रकार है होलवेल। होलवेल जानकारी देता है तो लॉर्ड क्लाइव को क्या आता है? गुस्सा आता है। इसके चलते 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी कहां है? पश्चिमी बंगाल में। अब बात करें हार और जीत की, तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या होती है? हार होती है। किसकी हार होती है? सिराजुद्दौला की हार होती है, जबकि लॉर्ड क्लाइव की क्या होती है? जीत होती है। लॉर्ड क्लाइव की क्या होती है? लॉर्ड क्लाइव की जीत होती है। कौन हारता है? सिराजुद्दौला हारता है। जीतते कौन है? अंग्रेज लोग जीतते हैं। जीत किसकी होती है? लॉर्ड क्लाइव की होती है। अब जीत के कारण की बात करें तो एक कारण और था जीत का। ये जो सिराजुद्दौला था, इसका एक सेनापति था। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम आता है मीर जाफर। क्या नाम आता है सेनापति का? मीर जाफर नाम आता है। किसका सेनापति था? मीर जाफर। किसका था? सिराजुद्दौला का। ये तो मीर जाफर क्या कर देता है? इसको युद्ध के बीच में क्या कर देता है? धोखा देता है। क्या देता है? धोखा देता है। इसके साथ विश्वासघात करता है। ये कहता है युद्ध के समय सिराजुद्दौला से कि साहब हमने अंग्रेजी सेना को लगभग पीछे की ओर धकेल दिया है। किसने? कौन कहता है? मीर जाफर कहता है सिराजुद्दौला से कि हमने अंग्रेजी सेना को लगभग पीछे की ओर धकेल दिया है और हम जीतने ही वाले हैं। अगर आप चाहो तो आप वापस लौट सकते हो। इस बात का विश्वास किया किसने? सिराजुद्दौला ने। और सिराजुद्दौला वापस लौट गया। सिराजुद्दौला वापस लौट गया। पीछे से ये जो मीर जाफर है किसके साथ मिल जाता है? लॉर्ड क्लाइव के साथ मिल जाता है और सिराजुद्दौला की सेना को हरा देता है। इस प्रकार किसकी हार होती है? सिराजुद्दौला की हार होती है। ये जो मीर जाफर था, इसका एक पुत्र है। उस पुत्र का नाम आता है मीर कासिम। क्या नाम आता है? मीर कासिम। मीर जाफर का पुत्र कौन था? मीर कासिम था। ये मीर कासिम जाता है और क्या कर देता है? सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। कौन? सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। कौन कर देता है? मीर जाफर कर देता है। और हत्या के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठ गया? बंगाल का राजा कौन बन गया? बंगाल का नवाब बन जाता है मीर कासिम। अब बंगाल की गद्दी पर किसका राज हो गया? मीर कासिम का राज हो गया। तो दोबारा देखो, हमने कौन सा युद्ध पढ़ा? प्लासी का युद्ध पढ़ा है। कौन सा युद्ध पढ़ा है? प्लासी का युद्ध पढ़ा है। बात करें तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। पूछा जाए किस किस के बीच में हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। बात करें कि मुख्य कारण अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार की थी। तो तात्कालिक कारण की बात करें तो मैंने आपको ये बताई पूरी ब्लैक होल की घटना। ये जो ब्लैक होल की घटना थी, ये भी क्या रहा? इसका तात्कालिक कारण रहा। बात करें कि सिराजुद्दौला को युद्ध के बीच में धोखा किसने दिया? तो इसका एक सेनापति था। सेनापति का नाम आता है मीर जाफर। बात करें तो मीर जाफर के धोखा देने के बाद उसका पुत्र कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम क्या कर देता है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और बंगाल की गद्दी पर कौन बैठ गया? मीर कासिम बैठे जाता है। ये हो गया अपना पहला प्लासी का युद्ध।
इसी कड़ी में एक युद्ध का नाम और आता है बक्सर बिहार का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? बक्सर बिहार का युद्ध, वो भी हमें इसके साथ ही पढ़ना है। तो देखिए थोड़ा सा बक्सर बिहार के युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन सा युद्ध बता रहा हूं? बक्सर, बक्सर का युद्ध, ठीक है। अब बात करें कि बक्सर कहाँ है, तो बक्सर बिहार में है। कहां पर है? बक्सर बिहार में। बात करें बक्सर बिहार का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर बिहार का युद्ध हुआ था। बक्सर कहां पर है? बक्सर बिहार में है। कहां पर है? बक्सर बिहार। पैसे खलासी बक्सर से बिहार, ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। ये 23 जून 1757, तो ये 22 अक्टूबर 1764। मैंने आपको बताया कि बंगाल की गद्दी कौन बैठाया? बंगाल का नवाब कौन है? बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम है। कौन है? मीर कासिम। जब ये बंगाल की गद्दी पर बैठ गया मीर कासिम, तो इसको क्या आने लगा? भय आने लगा मीर कासिम। इसने सोचा भी जब अंग्रेजों ने इतने बड़े राजा सिराजुद्दौला को नहीं बख्शा, तो उनके सामने चीज ही क्या है? इस प्रकार का डर भय किसमें पैदा हो गया? मीर कासिम में पैदा हो गया। तो इसने ये सोचा कि हम क्या करेंगे? अंग्रेजों का सामना करेंगे और अंग्रेजों के साथ क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। तो ये क्या करता है? एक संयुक्त सेना का गठन करता है। कौन सी सेना का? संयुक्त सेना का गठन करता है। ये अवध के राजा सिराजुद्दौला को बुलाता है। किसको बुलाता है? सिराजुद्दौला को बुलाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिराजुद्दौला है, वो सिराजुद्दौला था। ये सिराजुद्दौला है, वो कौन था? वो सिराजुद्दौला था। किसको बुलाता है? अवध के राजा सिराजुद्दौला को बुलाता है। दिल्ली के राजा शाह आलम द्वितीय को बुलाता है। किसको बुलाता है? शाह आलम द्वितीय को बुलाता है। देखिए एक खुद हो गया मीर कासिम, एक अवध का राजा बुला लिया सिराजुद्दौला, और दिल्ली का राजा किसको बुलाया है? शाह आलम द्वितीय को बुलाया है। और बुलाकर क्या कर लिया? एक संयुक्त सेना का गठन कर लिया। क्या कर लिया? एक संयुक्त सेना का मतलब है एक गठबंधन वाली सेना बनानी, किसने? मीर कासिम ने। और संयुक्त सेना लेकर क्या करते हैं? 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते हैं? ये संयुक्त सेना युद्ध करती है। बात करें तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? मेजर हेक्टर मुनरो ने किया। किसने किया? मेजर हेक्टर मुनरो ने क्या किया? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। और नेतृत्व की बात करें तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? मुनरो की होती है, यानी जीत अंग्रेजों की होती है। किसकी होती है? अंग्रेजों की जीत होती है। संयुक्त सेना की क्या होती है? हार होती है। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या डाली? भारत में अपनी वास्तविक नींव डाली। अंग्रेजों ने भारत में क्या डाली? अपनी वास्तविक नींव डाली। भाई ये शब्द बार बार पढ़ने को मिलता है, जितनी भी किताबें पढ़ते हैं उसमें ये लाइन मिलती है बक्सर बिहार के युद्ध में कि अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद क्या डाली? वास्तविक नींव डाली। यहाँ क्यों नहीं कहा गया? इस प्लासी का युद्ध था, ये बहुत बड़ा राजा था, इसको हराया तो यहाँ पर नींव क्यों नहीं डाली? बल्कि यहाँ पर ये राय मिलती है कि वास्तविक नींव डाली। इसका कारण ये था, देखो सिराजुद्दौला को 1757 में हरा चुके हैं, यहाँ पर मीर कासिम को हरा रहे हैं। बात करें तो अवध के राजा सिराजुद्दौला को हरा रहे हैं, दिल्ली के राजा शाह आलम द्वितीय को हरा रहे हैं। यानी यहाँ पर कितने राजा एक साथ हार रहे हैं? 3 राजा एक साथ हारे हैं। यानी कहने का मतलब है जो बड़े बड़े राजा थे उन सबको कौन से युद्ध में हरा दिया? 22 अक्टूबर 1764 यानी बक्सर बिहार के युद्ध में हरा दिया। यानी अब इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का डटकर सामना करने वाली कोई अन्य राजा नहीं बचा था, कोई छोटे मोटे राजा बचे थे। इसलिए अंग्रेजों को क्या मिल गई? यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजों को थोड़ा और क्या हो गया? साहस हो गया कि अब हमारा सामना करने वाला कोई नहीं रहा। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी क्या डाल दी? वास्तविक नींव। अपने प्लासी का युद्ध हो गया, उसके बाद हमारा बक्सर बिहार का युद्ध हो गया, और मैंने लास्ट बात बताई है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या कर दी? अपनी वास्तविक नींव भारत में डाल दी। अब देखो आगे क्या होता है कि ये जो बक्सर बिहार का युद्ध था, कौन सा युद्ध? बक्सर बिहार के युद्ध के बाद एक घटना होती है। उस घटना के बारे में पढ़ना है कि क्या होती है घटना, किस प्रकार से आगे की कहानी बनती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही एक बोर्ड का काम होता है उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें, एक कॉपी पेन अपने साथ रखें, नोट्स बनाते रहें। बक्सर बिहार और क्लासिक युग के बाद की बात करेंगे हम आगे। देखो बक्सर बिहार के युद्ध के बाद क्या होता है, एक संधि होती है। क्या होती है? एक संधि होती है और उस संधि का नाम आता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इस संधि को हम समझौता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समझौता भी कह सकते हैं। इलाहाबाद की संधि या समझौता। बात करें कब हुई थी, तो ये हुई थी 16 अगस्त 1765। ठीक है, पूछा जाए कि इलाहाबाद की संधि या समझौता कब हुआ, तो 16 अगस्त 1765 को कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, देखो क्या है इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा क्या पढ़ रहे हैं? इलाहाबाद की संधि पढ़ रहे हैं। और इस संधि के तहत क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा क्या लेते थे? प्रजा से टैक्स लेते थे। क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। यूं कह सकते हैं कर लिया करते थे। कहां पर? बंगाल, बिहार व उड़ीसा में क्या किया? राजा टैक्स लिया करते थे। तो इस टैक्स के बदले में इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने ये कहा, यूं मानो कि ये संधि किसके बीच हुई थी? ये अंग्रेजों वर्सेस इन राजाओं के बीच क्या हुई थी? ये संधि हुई थी। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों ने राजाओं से ये कहा कि आप जो बंगाल, बिहार व उड़ीसा के प्रजा से जो टैक्स लेते हैं, वो टैक्स क्या कर दो, हमें ठेके पर दे दो। टैक्स क्या कर दो, हमें ठेके पर दे दो। ठीक है, ये आप प्रजा से कितना टैक्स लेते होंगे? मिनिमम 2000, 3000 या 4000 रुपए क्या लेते होंगे? टैक्स लेते होंगे। हम आपको क्या कर देते हैं, ये जो पैसा है 2000, 3000, 4000 रुपए है, वो हम आपको दे देंगे। वो पैसा कौन दे देंगे? हम अंग्रेज दे देंगे। और आगे से जो टैक्स का कार्य है वो कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इलाहाबाद की संधि के तहत यानी 16 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्या कर दिया गया, यहाँ की जो दीवानी या टैक्स का मामला था वो समाप्त कर दिया गया। दीवानी या टैक्स का मामला क्या था? समाप्त कर दिया गया। और ये कहा गया कि जो टैक्स राजा लेते थे, जो टैक्स राजा लिया करते थे, वो टैक्स अब कौन लेंगे? अब अंग्रेज अधिकारी लेंगे। कौन लेंगे? अंग्रेज अधिकारी वो टैक्स क्या करेंगे? वसूल करेंगे। तो ये थी इलाहाबाद की संधि जो कब हुई? 16 अगस्त 1765 को हुई। इसके तहत बंगाल, बिहार व उड़ीसा तीनों राज्यों की क्या कर दिया गया? दीवानी या टैक्स का मामला समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद ये कहा गया कि जो टैक्स अब तक राजा लिया करते थे, वो टैक्स अब कौन लेंगे? अंग्रेज अधिकारी लेंगे। इस संधि के बाद क्या हुआ? लूट प्रणाली प्रारंभ हो गई। क्या हो गई? लूट प्रणाली प्रारंभ हो गई। आपको पता है कि कोई भी ठेकेदार हो, जिसने जितना पैसा लगाया है वो क्या करेगा? उसका डबल करने का प्रयास करेगा। यानी कोई ठेकेदार अगर 5000 रुपए लगाता है तो ठेकेदार का प्रयास ये रहेगा कि उस पैसे को कितना कर दिया जाए? 10000 रुपए कमाया जाए। तो लूट प्रणाली प्रारंभ हो गई। जहां राजा 1 रुपया लिया करता था, अंग्रेजों ने 2 रुपए प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजों ने क्या कर दिए? 2 रुपए प्रारंभ कर दिए गए। तो बताओ लूट प्रणाली प्रारंभ होगी कि नहीं होगी? लूट प्रणाली प्रारंभ होगी। लूट प्रणाली के पश्चात क्या हुआ कि जो अंग्रेज कर्मचारी थे, जो अंग्रेज भारत में काम किया करते थे, वो अंग्रेज कर्मचारी क्या हो गए? अमीर हो गए। क्या हो गए? अमीर हो गए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये इसका मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? दिवालिया घोषित हो गया। क्या हो गया? दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? कंगाल हो गई। इस प्रकार की बात हो गई कहां पर? इस संधि के बाद। दोबारा देखो कि इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार व उड़ीसा तीनों राज्यों की दीवानी या टैक्स का मामला समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद लूट प्रणाली प्रारंभ हो गई।
बात करें तो कर्मचारी तो क्या हो गए, अमीर हो गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। अपने आप में एक अजीब बात थी। क्या कभी ऐसा हो सकता है जैसे अपने कोचिंग ही मान लो, कोचिंग के जो टीचर है वो क्या हो जाए, अमीर हो जाए, और जो डायरेक्टर है जो कोचिंग चला रहा है वो क्या हो जाए, गरीब हो जाए? ऐसा हो नहीं सकता है। इसमें कोई ना कोई समस्या थी। क्या होता था कि ये जो कर्मचारी को, इन कर्मचारियों को भारत में जो आय होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को जो आय होती थी वो आय कहाँ नहीं पहुंचती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचती ही नहीं थी। ये आय यहाँ पर रास्ते में क्या हो जाती थी, जब्त हो जाती थी। यानी कहने का मतलब है कि जो इनकम थी उसको कौन खा रहे थे, कर्मचारी खा रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पैसा कर्मचारी रखेंगे तो कर्मचारी अमीर होंगे, पैसा यहाँ पहुंचेगा नहीं तो कंपनी का क्या हो गया, दिवालिया घोषित होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया घोषित हो गया तो दिवालिया घोषित होने के बाद वहां ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की जो संसद थी जिसे हम क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं, वहां पर संसद को क्या बोला जाता है, सीनेट बोला जाता है। बता दूं आपको जानकारी के लिए कि भारत में संसद को संसद कहा जाता है, ठीक है, भारत में संसद को संसद कहा जाता है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश नाम आता है इसका पार्लियामेंट। क्या नाम आता है, पार्लियामेंट, ठीक है। बात करें तो ब्रिटेन के अंदर इसे क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। ब्रिटेन के अंदर इसे क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। बात करें तो अमेरिका के अंदर जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली कहा जाता है। ये इसके क्या है, संसद के कुछ अन्य नाम है, यानी संसद, सीनेट, कांग्रेस, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट, ये क्या है, इसके प्रायवाची शब्द है। अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार से ब्रिटेन में संसद को क्या कहा जाता था, सीनेट कहा जाता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया घोषित हो गया तो सीनेट ने क्या कर दिया, ऋण देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। यानी जो लोन देती थी संसद इस कंपनी को, उस लोन देने से संसद ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ये कहा कि जब आपके पास आय नहीं हो रही है, आपके पास कोई आय का स्रोत ही नहीं है, आपका तो आगे ही दिवालिया घोषित हो गया है, अगर हम आपको ऋण देंगे, लोन देंगे तो आप ऋण कहां से चुकाओगे। तो ऐसा कहते हुए ब्रिटेन की संसद ने ऋण देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब कंपनी को क्या हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये कर्मचारी कभी न कभी जब ब्रिटेन जाते तो इनके हाव भाव, वेशभूषा, रहन सहन, इससे नहीं लगता था कि कर्मचारी घाटे में है। ये होना चाहिए था कि प्रभाव जो कंपनी पर पड़ रहा है तो कंपनी के जो कर्मचारी है उन पर भी कुछ न कुछ प्रभाव नजर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कर्मचारियों के पास पैसा था, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान क्या था, अच्छा हुआ करता था। तो इस प्रकार क्या हुआ, कंपनी को इन कर्मचारियों पर शक हुआ। क्या हुआ, शक हुआ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। तो फिर ये क्या करते हैं, 1772 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक जांच दल 1772 में एक जांच दल कहां भेजती है, भारत भेजती है। कब, 1772 में एक जांच दल भारत भेजा गया। जांच दल भारत आया, भारत आने के बाद उसने जांच की, पता लगाया कि समस्या कहां है। उसके बाद इस जांच दल को पता चला कि भारत में लूट प्रणाली प्रारंभ कर दी है हमारे कर्मचारियों ने, और पैसा है वो कंपनी तक नहीं पहुंच रहा है। उस पैसे को जब्त कौन कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी कर रहे हैं। वापस जांच दल कहां जाता है, ब्रिटेन जाता है। और ब्रिटेन जाने के बाद क्या करता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और कहता है कि कंपनी घाटे में नहीं है, बल्कि घाटा करने वाले कौन है, उसके खुद के कर्मचारी हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट कौन देता है, यह 1772 का जांच दल देता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ये जो संसद थी, ये जो सीनेट थी, इस सीनेट ने ऋण देना क्या कर लिया, वापस स्वीकार कर लिया। ये कहा कि चलो ऐसी बात है, आपके साथ अगर धोखा हुआ है तो हम आपको क्या देंगे, ऋण देंगे। लेकिन इस वापस स्वीकार करने के बदले इन्होंने एक शर्त ये रखी संसद ने, सीनेट ने, कि भविष्य में यानी आगे से भारत का जो शासन है, व्यापार है, वो कौन करेगी, कंपनी और संसद मिलकर करेगी। आगे से व्यापार कौन करेगी,
कंपनी और संसद मिलकर दोनों क्या करेगी, बाद में व्यापार करेगी। इस शर्त को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मान लिया गया और मानने के बाद क्या हुआ, कंपनी और संसद दोनों ने मिलकर क्या किया, एक एक्ट तैयार किया जिसे हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। कौन सा एक्ट कहते हैं, जिसे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। दोबारा देखो सारी बातें क्या पढ़ा हमने, इलाहाबाद की संधि पढ़ी है, संधि या समझौता कब हुआ, 16 अगस्त 1765 को हुआ, ठीक है। बात करें तो ये क्या था संधि या समझौता, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ के तीनों राजाओं का क्या कर दिया गया, दीवानी या टैक्स का मामला समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि जो टैक्स अब तक राजा लिया करते थे वो टैक्स अब कौन लेंगे, अंग्रेज अधिकारी लेंगे। अब जब इस समझौते के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, बासवी लूट प्रणाली प्रारंभ कर दी। जहां राजा 1 रुपया टैक्स लेता था, अंग्रेजों ने कितना प्रारंभ कर दिया, 2 रुपए लेने प्रारंभ कर दिए। अब क्या हुआ कि इस लूट प्रणाली के बाद एक घटना घटी कि अंग्रेज कर्मचारी तो अमीर हो गए, लेकिन जो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका क्या हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। इसका कारण मैंने आपको बताया कि अंग्रेज कर्मचारी जो आय होती थी, पैसा आता था लूट प्रणाली का, वो कंपनी तक पहुंचने ही नहीं देते थे, राह में क्या कर देते थे, जब्त कर देते थे, जिसकी वजह से इसका दिवालिया घोषित हुआ और कर्मचारी अमीर हो गए। जिसके बदले ब्रिटेन की संसद ने क्या कर दिया, ऋण देने से मना कर दिया। ये कहा कि हम आपको ऋण नहीं देंगे क्योंकि आपके पास तो आय के स्रोत नहीं है, आपका तो आगे भी दिवालिया घोषित हो गया है, तो हम आपको ऋण नहीं दे सकेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, कर्मचारी कभी कभार जब ब्रिटेन जाते तो उनके हाव भाव, वेशभूषा और रहन सहन से कंपनी को क्या हुआ, शक हुआ। उस शक के आधार पर कंपनी ने 1772 में एक जांच दल भारत भेजा। वो भारत आया, जांच की, पता लगाया कि समस्या कहाँ है और वापस कहाँ जाता है, ब्रिटेन जाता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और कहता है कि कंपनी घाटे में नहीं है, बल्कि घाटा करने वाले कौन है, उसके खुद के कर्मचारी हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर पुनः ब्रिटेन की जो संसद थी उसने ऋण देना वापस स्वीकार कर लिया और ये कहा कि चलो ये बात है तो हम आपको क्या देंगे, ऋण देंगे, लोन देंगे, लेकिन हमारी शर्त ये रहेगी कि आगे भविष्य में काम है वो कौन करेगी, ब्रिटेन की संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मिलकर भारत में क्या करेगी, व्यापार करेगी। ऐसी शर्त रखी गई। इस शर्त को मान लिया गया कंपनी के द्वारा और मानने के बाद शासन को चलाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कंपनी और संसद द्वारा क्या किया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया गया, पारित किया गया। तो अब हमारा टॉपिक बढ़ेगा, भारत में प्रस्तुत किया गया अंग्रेजों द्वारा पहला एक्ट और उस एक्ट का नाम आता है, कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अगर हमारे द्वारा क्या किया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपका समाधान किया जाएगा।